वेलकम टू माय चैनल स्वतंत्र एकेडमी स्टडी वाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी पार्ट 2 के बारे में। तो चैप्टर का नाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, यह जो क्लास है सी टेट, यूपी टेट, रेट, एमपी टेट सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी क्लास है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वंशानुक्रम तथा वातावरण। वंशानुक्रम को हेरिडिटी बोला जाता है, वातावरण को एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी क्या होता है। तो दोस्तों, वंशानुक्रम स्क्रीन पर दी गई है। वंशानुक्रम 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 की समानताओं एवं वंशानुक्रम की समानताओं एवं विभिन्नताओं की उपस्थिति का प्रारंभिक आभास ग्रीस देश के दार्शनिकों पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है। किसके विचारों में मिलता है? ग्रीस देश के दार्शनिक पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है वंशानुक्रम की समानताओं और विभिन्नताओं की उपस्थिति। लेकिन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागत के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। किसकी नींव? आनुवंशिकी की नींव डाली। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। ग्रेगर जॉन मेंडल यहाँ पे दी गई है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की जंतु सिद्धांत की खोज के लिए मटर मटर जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम पाइन्सम सैटाइवम को चुना है। उनके आनुवंशिकी सिद्धांत 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में छपी है। मतलब जो आनुवंशिकी के खोज किए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, वो 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में छापी गई है दोस्तों। लेकिन प्रारंभ में वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। 34 वर्षों बाद हांगहो डी व्रिच हॉलैंड, कार्ल कोरेंस जर्मनी के प्रयास से ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत को मान्यता मिली और ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक माना जाता है। वंशानुगत नियम का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आनुवांशिकता से क्या तात्पर्य है? शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है। शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। किसके माध्यम से? माता पिता के जीन के माध्यम से बच्चों में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे वातावरण के बारे में। वातावरण क्या होता है देखेंगे। वातावरण से तात्पर्य, वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका शब्द? पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। किस शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर पर्यावरण शब्द बना है। परि धन आवरण बराबर पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण का अर्थ है जो चारों ओर से ढके। जो चारों ओर से ढके उसे पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जो चारों ओर से ढके उसे पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वातावरण से तात्पर्य उन सभी तरह की उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भाधारण से
मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं। कोई भी उद्दीपन या घटना व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में तभी सम्मिलित मानी जाती है जब वह व्यक्ति को प्रभावित करे। व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। कैसा परिणाम होता है? अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आनुवंशिकता 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 से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण होता है तथा वातावरण उस रचना तत्व की चार दीवारी के अंतर्गत व्यवहार की एक निश्चित दिशा में विकसित करता है। किस दिशा में? एक निश्चित दिशा में आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण होता है तथा वातावरण उस रचना तत्व की चार दीवारी के अंतर्गत व्यवहार की एक निश्चित दिशा में विकसित करता है। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रमुख कारकों पर जोर दिया। किस पे? एक वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण पर। इन दोनों शब्दों पर मनोवैज्ञानिकों ने जोर दिया है। वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम यह जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है। कैसा होता है वंशानुक्रम? यह जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है। वातावरण अर्जित व पोषण आधारित होता है। वातावरण कैसा होता है? वातावरण अर्जित या पोषण आधारित होता है। वंशानुक्रम यह जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है। ठीक है। जैविक मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं। जैविक मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं, जबकि वातावरणवादी मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में वातावरण की सर्वाधिक महत्व देते हैं। जो जैविक मनोवैज्ञानिक होते हैं वंशानुक्रम की अधिक महत्व देते हैं, और जबकि वातावरणीय जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बालक के विकास में वातावरण की सर्वाधिक महत्व देते हैं। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही योगदान को स्वीकार करते हैं। जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं वो बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही योगदान को स्वीकार करते हैं। ठीक है। इसके बारे में वुडवर्थ का मत है कि वुडवर्थ जी ने कहा है, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है। जो बीज होता है उसमें वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकसित होना संभव नहीं है। वुडवर्थ जी कहते हैं कि कोई भी बीज वृक्ष बन सकता है, लेकिन यह तब निर्भर करता है जब वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो वृक्ष नहीं अच्छा होगा, मतलब उसका विकास नहीं हो पाएगा। अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे, जबकि कुपोषण से निम्न स्तर के ही फल प्राप्त होंगे। अगर वातावरण अच्छा है तो आपका फल भी अच्छा होगा, अगर वातावरण सही नहीं है तो उसका परिणाम गलत साबित होगा। वीएन झा के शब्दों में वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। वीएन झा कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम एक अमूर्त तथा जैविक दृष्टि से अत्यंत जटिल धारणा है। क्या है? जटिल धारणा है। वंशानुक्रम के सामान्य नियम, कुछ वंशानुक्रम के सामान्य नियम हैं
जो इस प्रकार दिया गया है। देखेंगे क्या नियम दिया गया है। पहला है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, दूसरा है समानता का नियम, तीसरा है बीज कोश की निरंतरता का नियम, चौथा है प्रत्यागमन का नियम, पांचवा है चयनिक गुणों का सिद्धांत, छठवां है मातृ व पितृ पक्ष का नियम, सातवां है संयोग का नियम। यह नियम जो दी गई है यह सब वंशानुक्रम के समान नियम को दर्शाती है। ठीक है। इसके आगे है आपका विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लेमार्क ने अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का समर्थन करते हुए कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। लेमार्क ने कहा है कि जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और बाद में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। यह वंशसूत्र से निर्भर करता है या वंशसूत्र पर निर्भर करता है। लेमार्क महोदय जी कहते हैं कि पहले जो जिराफ था उसकी गर्दन घोड़े के समान हुआ करती थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण, वातावरण के कारण वह लंबी हो गई, मतलब उनकी गर्दन लंबी हो गई और बाद में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। यह किस पर निर्भर करता है? वंशानुगत पर निर्भर करता है, वंशसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है। आगे है मानव जाति। मानव जाति में वंशसूत्र की कुल 46 या 23 जोड़ी होती हैं। यक्ष वंशसूत्र लंबे छड़ीनुमा होते हैं, वाई वंशसूत्र छोटे व गोल होते हैं। जो एक्स वंशसूत्र होते हैं वह लंबे और छड़ीनुमा होते हैं, और जो वाई वंशसूत्र हैं छोटे होते हैं व गोल होते हैं। माता के अंड में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता के शुक्राणु में एक्स तथा वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक्स और वाई, ये वाई है, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। माता के अंड में केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पिता के शुक्राणु में एक्स भी पाया जाता है और वाई भी पाया जाता है। दोनों प्रकार के गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं। निषेचित अंड में जब एक्स एक्स लिंग वंशसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़की होती है। इसके विपरीत निषेचित अंड में जब एक्स वाई वंशसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़का प्राप्त होता है। एक दृष्टि में बताया गया है कि लड़कों के अधिक जन्म लेने का कारण संभवतः एक्स गुणसूत्र की तुलना में गुणसूत्र का कुछ हल्का होना है। वंशानुगत, वातावरण, मानव व्यवहार, यह तीनों निर्भर करता है इस पर। वंशानुगत तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया होना बहुत जरूरी है। वंशानुगत और वातावरण का होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा जगत में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व अधिक है। आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। आधुनिक जगत में आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। अतः बालक के विकास को प्रभावित करने वाले इन दोनों ही कारकों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है, देखेंगे बालकों को वंशानुक्रम से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय हैं। इन अवांछनीय प्रवृत्तियों तथा तत्वों पर ध्यान देकर उसे विकसित होने से पहले समाप्त किया जा सकता है। क्रोमोसोम्स में एक विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। इन्हीं जीन के द्वारा माता पिता के गुण उसके बच्चों को प्राप्त होता है।
जिन्स में वो जैविक अणु होते हैं। जिन्स में क्या होते हैं? जैविक अणु होते हैं। डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए इन्हीं के द्वारा बच्चों में गुण प्राप्त होता है। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की? तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी की सिद्धांत उद्यान मटर पर खोज की, मटर के पौधे पर खोज की। लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? वाई गुणसूत्र हल्का होने के कारण। वाई गुणसूत्र हल्का होने के कारण। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था लैमार्क। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था लैमार्क। वंशानुगत सिद्धांत का जनक था। वंशानुगत सिद्धांत का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के अभाव पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। जिसका मत है वुडवर्थ का। मतलब किसका मत है? वुडवर्थ का। वुडवर्थ महोदय जी कहते हैं कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। अगर वातावरण सही है तो पौधा सही होगा, अगर वातावरण गलत है तो पौधा गलत होगा। वास्तव में जीन्स द्वारा ही आनुवंशिकी गुणों का संरचना होता है। नोट में क्या है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत रोग माने जाते हैं। कैसा रोग माने जाते हैं? वंशानुगत रोग माने जाते हैं। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसमें कौन से रंग में? वर्णांध जो व्यक्ति हैं उनको लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होता है। प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इन दोष को क्या कहते हैं? प्रोटीन दोष भी कहा जाता है और डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। जो व्यक्ति हरा और लाल रंग पहचान करने में भेद नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। स्पष्ट है कि वर्णांध व्यक्ति कलाकार, डिजाइनर, सज्जा कलाकार, रेल, जहाज, कार आदि का ड्राइवर नहीं बन सकता है। ठीक है। जो वर्णांध व्यक्ति हैं वह कलाकार, सज्जाकार, रेल ड्राइवर, जहाज, कार आदि का ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। गोरी प्रजाति में लगभग 8% एवं काली प्रजाति में 4% मानव इससे प्रभावित हैं, लेकिन इसमें स्त्रियां केवल 1/10 से 1/5 होती हैं। वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने 1876 में किया। कब किया? वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने 1876 में किया। हीमोफीलिया यह भी मनुष्य का एक लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत है। एक समान व्यक्ति में चोट पर औसतन 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया के रोगियों में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है, इसीलिए इसे रक्त स्त्रावण रोग भी कहते हैं। शीघ्र उपचार न होने के कारण रोगी मर सकता है। हेल्डन इस रोग का विस्तृत वर्णन किया है। किसने किया है? हेल्डन ने इस रोग के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इसका प्रारंभ, हीमोफीलिया का प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ है। कहाँ से? महारानी विक्टोरिया से हुआ है।
महारानी के माता पिता में हेमोफीलिया का जीन नहीं था, लेकिन महारानी की संतानों में से कुछ में यह रोग हुआ। अनुमानतः महारानी में यह जीन उत्परिवर्तन के कारण हुआ, क्योंकि महारानी के पति अल्बर्ट भी सामान्य पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? सामान्य पुरुष थे। महारानी विक्टोरिया से हुआ कौन सा रोग? हेमोफीलिया रोग महारानी विक्टोरिया से प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत